भाई साहब, सिर्फ 2 साल के भीतर करीब 1400 बिल्डर्स बाजार से गायब हो जाए तो इसका मतलब क्या है? क्या वो दिवालिया हो गए? क्या उनके पास पैसा खत्म हो गया? क्या उन्हें ज़मीन नहीं मिली, या फिर खरीदारों ने उन पर भरोसा करना बंद कर दिया? अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपने किसी छोटे बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, अगर आप इन्वेस्टर हैं, या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगले 5 साल में भारत का प्रॉपर्टी मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है और इसको आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपी पूरी कहानी समझाऊंगा। ऐसी कहानी जो बताती है कि क्यों भारत का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह बदल चुका है। दोस्तों, कोविड के बाद जो बदलाव शुरू हुआ था वो अब नए दौर में एंट्री ले चुका है। पहले हर शहर में छोटे छोटे बिल्डर्स दिखाई देते थे। किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन थी, किसी के पास 10 एकड़, कोई एक टावर बना रहा था तो कोई 2 टावर। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। अब खरीदार पूछता है कि बिल्डर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने पहले कितने प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए हैं, उसकी बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। यही वजह है कि बड़े ब्रांड्स लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और छोटे डेवलपर्स धीरे धीरे बाजार से बाहर हो रहे हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 3500 डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, लेकिन जनवरी 2026 तक ये संख्या घटकर केवल 2100 रह गई। यानी लगभग 1400 डेवलपर्स बाजार से बाहर हो गए। ये कोई छोटी संख्या नहीं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि किसी शहर में 100 दुकानें हों और 2 साल में उनमें से 40 दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाए। यही हाल इस समय भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर का है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका पहला कारण है ज़मीन की बढ़ती कीमतें। पहले छोटे डेवलपर्स अपेक्षाकृत सस्ती ज़मीन खरीद लेते थे और धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में ज़मीन की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि छोटे डेवलपर्स के लिए नई ज़मीन खरीदना लगभग असंभव हो गया। जिनके पास पहले से लैंड बैंक था, उन्होंने किसी तरह काम चलाया, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन ख़त्म हुई, उनके पास नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दूसरी तरफ बड़े डेवलपर्स ने पिछले 2 से 3 साल में हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी। मजबूत बैलेंस शीट, बैंक फंडिंग, इन्वेस्टर्स का भरोसा और बेहतर कैश फ्लो ने उन्हें लगातार विस्तार करने का मौका दिया। दूसरा बड़ा कारण है खरीदारों का बदलता व्यवहार। पहले लोग लोकेशन देखकर घर खरीद लेते थे, आज लोग पहले बिल्डर देखते हैं, फिर प्रोजेक्ट। इसकी वजह भी साफ है। पिछले 1.5 दशक में भारत ने कई बड़े रियल एस्टेट संकट देखे। हज़ारों खरीदारों का पैसा फंसा, कई प्रोजेक्ट सालों तक अधूरे रहे। ऐसे एक्सपीरियंस ने लोगों को सिखाया कि सस्ता घर हमेशा अच्छा सौदा नहीं होता। अगर बिल्डर भरोसेमंद नहीं है तो कम कीमत भी महंगी साबित हो सकती है। इसलिए आज खरीदार थोड़ा महंगा घर खरीदना पसंद करता है, लेकिन ऐसे डेवलपर से खरीदता है जिसका रिकॉर्ड मजबूत हो। दोस्तों, यही कारण है कि रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद से टॉप 8 शहरों में बड़े डेवलपर्स का मार्केट शेयर 5.3% बढ़कर लगभग 20% तक पहुंच गया। ये बदलाव मामूली नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की दिशा तय करने वाला संकेत है। अब जरा एक और आंकड़ा देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच प्रति डेवलपर औसत लॉन्च एरिया 0.19 मिलियन स्क्वायर फीट था, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में बढ़कर 0.26 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया। इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स की संख्या कम हुई, लेकिन जो बचे वो पहले से बड़े और ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च करें। यानी बाजार छोटा नहीं हुआ, बल्कि खिलाड़ियों की संख्या कम होकर कारोबार कुछ बड़े नामों में केंद्रित हो गया। इसे आसान भाषा में समझे तो पहले 10 लोग मिलकर 100 रोटियां बनाते थे, अब 5 लोग वही 100 रोटियां बना रहे। यानी प्रोडक्शन लगभग वही है, लेकिन कंट्रोल कम लोगों के हाथ में चला गया। यही वजह है कि बड़े डेवलपर्स की ताकत लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में इसे के शेप्ड ट्रेंड कहा जाता है। के शेप का मतलब है कि एक हिस्सा तेजी से ऊपर जा रहा है और दूसरा हिस्सा नीचे गिर रहा है। यानी बड़े डेवलपर्स लगातार मजबूत हो रहे हैं, जबकि छोटे डेवलपर्स संघर्ष कर रहे हैं। यानी ट्रेंड आज भारतीय रियल एस्टेट में साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या इसका फ़ायदा खरीदार को मिलेगा? इसका जवाब सीधा नहीं है। फ़ायदा भी है और ख़तरा भी। फ़ायदा ये है कि बड़े डेवलपर्स के पास पैसा होता है, टेक्नोलॉजी होती है, बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है और समय पर डिलीवरी की संभावना ज़्यादा होती है। बैंक भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को आसानी से फंड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बाजार कुछ बड़े प्लेयर्स के हाथ में सिमटने लगता है तो कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन कम होने का मतलब है कि कीमतों पर दबाव कम होना और कंपनियों के पास बेहतर मुनाफा कमाने की क्षमता बढ़ती है।
अगर फ्यूचर में ज़मीन की कमी और बढ़ती है तो नए प्रोजेक्ट्स सीमित होंगे और कीमतें ऊपर ही बनी रह सकती हैं। दोस्तों, अब अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करते हैं। टॉप 8 शहरों में बिना बिके घरों का स्टॉक लगभग 20 महीने के निचले स्तर पर आ गया। इसका मतलब है बाजार में तैयार या बिक्री के लिए उपलब्ध घर तेजी से बिक रहे हैं। आमतौर पर जब इन्वेंट्री कम होती है तो डेवलपर्स नई लॉन्चिंग के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन नई लॉन्चिंग वही कर सकता है जिसके पास ज़मीन और कैश फ्लो हो। छोटे डेवलपर्स के पास दोनों की कमी है, जबकि बड़े डेवलपर्स के पास दोनों मौजूद है। यही वजह है कि आने वाले सालों में नई सप्लाई का बड़ा हिस्सा नई कंपनियों से आने की संभावना है। अब अगर हम प्रमुख डेवलपर्स की प्री सेल्स देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने लगभग 342 अरब रुपए की प्री सेल्स दर्ज की और 16% की सालाना वृद्धि हासिल की। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने लगभग 300 अरब रुपए की प्री सेल्स के साथ 76% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की। लोढ़ा डेवलपर्स करीब 205 अरब रुपए की प्री सेल्स और 16% की बढ़ोतरी के साथ मजबूत स्थिति में रहे। डीएलएफ की प्री सेल्स लगभग 201 अरब रुपए रही, हालांकि इसमें 5% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि सिग्नेचर ग्लोबल की प्री सेल्स लगभग 82 अरब रुपए रही और इसमें 20% की कमी आई। दोस्तों, इन आंकड़ों से साफ है कि मांग अभी भी बनी हुई है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा चुनिंदा ब्रांड्स के पास जा चुका है। अब मैं आपको अपनी राय बताता हूँ। मेरी नज़र में भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अब एक ऐसे दौर में एंट्री कर चुका है जहां ब्रांड्स ही सबसे बड़ी पूंजी बना चुके हैं। आने वाले समय में सिर्फ ज़मीन होना काफ़ी नहीं होगा, मजबूत बैलेंस शीट, ट्रांसपेरेंसी, समय पर पोजीशन, अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस और खरीदारों का भरोसा ही असली ताकत होगी। छोटे डेवलपर्स पूरी तरह ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उन्हें या तो बड़े डेवलपर्स के साथ जॉइंट डेवलपमेंट पर काम करना होगा या किसी स्पेशल एरिया में विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। अकेले दम पर बड़े शहरों में मुकाबला करना उनके लिए लगातार मुश्किल होता जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला मत लीजिए। ये देखिए कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ज़मीन का मालिकाना हक साफ है या नहीं, प्रोजेक्ट को आवश्यक परमिशन मिली है या नहीं, कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस कैसी और कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कितनी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, कई बार थोड़ा महंगा लेकिन भरोसेमंद प्रोजेक्ट लंबे समय में ज़्यादा सुरक्षित और लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं अगर आप छोटे शहर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोकल डेवलपर भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बशर्ते उसका रिकॉर्ड मजबूत हो। इसलिए सिर्फ बड़ा नाम या छोटा नाम देखकर डिसीजन लेना भी सही नहीं हो। असली बात है क्रेडिबिलिटी और समय पर डिलीवरी करने की। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में अर्बनाइजेशन अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है। लाखों लोग हर साल शहरों की ओर आ रहे हैं और रेजिडेंस की ज़रूरत बनी हुई है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि रियल एस्टेट बाज़ार ख़त्म हो रहा है। सच ये है कि बाज़ार ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि उसका ढांचा बदल रहा है। पहले हज़ारों छोटे खिलाड़ी थे, अब कुछ बड़े खिलाड़ी बाज़ार को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले सालों में ये बदलाव और तेज़ हो सकता है। इसलिए अगर आप घर खरीदने या इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि बिल्डर की क्वालिटी, फाइनेंशियल ताकत और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी को भी उतनी ही सीरियसली लीजिए। यही नहीं, आने वाले दशक के सफल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी कुंजी यही होगी। दोस्तों, इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को, क्योंकि जहां मिलती है आपको रियल एस्टेट की सटीक, सही और बेबाक खबरें, उसे सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।